उपस्थित हुई हूँ बाजारवाद 3 को लेकर। और आज के हमारे अतिथि हैं विद्वान वक्ता मुरारी शरण शुक्ल जी, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। अग्रसर के ताज़ा बाजारवाद अंक में आप सबों का बहुत हार्दिक और अभिनंदन। इस मामले की पड़ताल करेंगे कि रोजगार के अवसरों में कमी के मायने और आज के बेरोजगारी एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक चुनौती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए सार्थक रोजगार की तलाश करता है, बेरोजगारी में योगदान की जटिल परस्पर क्रिया सामने आ जाती है। इस जटिल मुद्दे पर निपटने के लिए आर्थिक संरचनाओं, तकनीक बदलाव और नीतिगत ढांचे की समझ जरूरी है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह देश के विकास को धीमा कर देती है। इन मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहूंगी। साथ ही यह भी बताएं कि इन चुनौतियों से निपटने में क्या विकल्प हो सकते हैं, ये हम जानेंगे आपसे। और सचमुच में जो बेरोजगारी आज मुँह बाए खड़ी है देश के सामने और लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके लिए सुझाव दें दर्शकों को कि उसके लिए क्या करना चाहिए। आपका अग्रिम धन्यवाद देते हुए आरंभ करता हूं कि हम लोग गांव में एक कहावत सुना करते थे पहले कि किसी किसी व्यक्ति की काबिलियत की प्रशंसा करते हुए लोग कहा करते थे कि ये तो इतना काबिल व्यक्ति है कि रेत भी पेर कर उसमें से घी निकाल दे। अब ये तो तब कहावत कहते थे, लेकिन जब रेत को प्रोसेस करके उसमें से सिलिकॉन निकाला गया और फिर सिलिकॉन चिप बनने लग गया और उसका कंप्यूटर में उपयोग होने लग गया, तो वास्तव में वो जो कहावत थी और उससे जो संकल्पनाएं जुड़ी हुई थी गांव में, कहीं उस घी से अधिक मूल्यवान चीज उस रेत से निकलने लग गया और रेत बहुत मूल्यवान हो गया, कीमती हो गया। तब तो रेत की कोई कीमत नहीं लगाता था, लेकिन अब रेत का ऑक्शन होने लग गया है। लगभग भारत के सब राज्यों में राज्य सरकारों ने रेत को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस समझ लिया कि अब सबके पक्के मकान बन रहे हैं, सरकार भी बनवा के दे रही है, लोग भी बनाना चाहते हैं, तो उसमें रेत का उपयोग होता है सीमेंट के साथ ईंट की जुड़ाई करने के लिए। तो अब रेत की जरूरत बढ़ती गई धीरे धीरे, तो रेत बहुत मूल्यवान हो गया। और जहां जहां सरकारों ने ऑक्शन करने में, टेंडर करने में देरी की, वहां ब्लैक मार्केटिंग रेत की खूब होती है। और दिल्ली जैसे महानगरों में तो रेत बड़ा दुर्लभ होता है, बहुत महंगा होता है। तो मेरे कहने का मैंने ये रेत की चर्चा क्यों शुरू की? मैंने इसलिए चर्चा शुरू की कि भारत के कण कण का सदुपयोग किया जा सकता है और अपने अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए। भारत में जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी है, पूरी दुनिया में सर्वाधिक है। यानी यहाँ जितने प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां मिलती है, जितनी प्रकार की यहाँ फसलें होती हैं, उतने प्रकार की फसलों की उपज, उतने प्रकार के वनक्षादन, उतने प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां पूरी दुनिया के किसी एक देश में उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि भारत में जो एरेबल लैंड है, यानी कि खेती योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि जिसको कहते हैं, उसका अनुपात यदि आप कनाडा से तुलना करेंगे, रशिया से, चाइना से तुलना करेंगे, यूएस से करेंगे, ये दुनिया के 4 सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं, तो उनके यहाँ कृषि योग्य भूमि का अनुपात कुल भूमि की तुलना में बहुत कम है। और भारत में यह अनुपात 80+ जाता है। 80% से अधिक भूमि हमारे यहाँ कृषि योग्य है। जो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र है, हमारे यहाँ कई प्रकार के रेगिस्तान है इंदु जी, मैं बताऊं आपको। बंगाल में दलदली रेगिस्तान है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का वो क्षेत्र जहां ये नदियां पतली धाराओं में बढ़ती हैं, अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं, जहां बंगाल टाइगर पानी में तैरता हुआ दुनिया का अकेला शेर है, जिसके बारे में बड़ा गर्व करते हैं बांग्लादेश और बंगाल दोनों के लोग, पश्चिम बंगाल दोनों के लोग, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल,
पहले तो ये भारत में ही था, जो अब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। तो वो दलदली रेगिस्तान है एक तरह का, जहाँ खेती करना कठिन है। अब उसके भी सदुपयोग के बहुत लंबे समय से प्रयत्न हो रहे हैं कि उस दलदली जमीन में भी क्या क्या किया जा सकता है। और ऐसा ही दलदली रेगिस्तान गुजरात में कच्छ में भी है, जहाँ समंदर से धरती जहाँ मिलती है, तो वो ऐसा दलदल है जिसमें से चल के पार होना कठिन है। बीच में उस क्षेत्र से घुसपैठ हुआ करता था, पाकिस्तानी लोग घुसपैठ करते थे। तो बड़ा अचरज का विषय था कि उस दलदली क्षेत्र से लोग घुसपैठ करके आ कैसे जाते हैं, वो टेररिस्ट उस दलदल में से कैसे आ जाते हैं। ये एक बड़ा चर्चा का विषय हुआ करता था शुरुआत के दिनों में। लेकिन अब सब लोगों को पता हो गया कि वो किस प्रकार के बुद्धिमत्ता से उसको पार करते हैं। तो गुजरात में दलदली रेगिस्तान भी है और रेत वाला रेगिस्तान भी है। ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान में भी है। तो सारे प्रकार के जो नॉन कल्टीवेबल लैंड है, उसको अगर आप मिला देंगे तो, और कल्टीवेबल लैंड जो भारत में है, दोनों का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो भारत में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि अन्य सभी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। एक बात हो गई। दूसरी बात कि भारत में जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, इनकी भी जो विविधता है, एक देश में जितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं भारत में, चाहे वो जल में पाए जाने वाले जीव हो, जैसे मछलियों की वैरायटी है, केकड़ों की वैरायटी है, और भी जीव जल से मिलने वाले जो जीव जंतु हैं, या जो नभचर और या पृथ्वी पर पलने वाले जीव जंतु हैं, सब मिला देंगे तो भारत में जो जैव विविधता है दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए कह रहा हूं कि हम सब लोग जब अपने बच्चों को पालते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम स्कूल कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, तो हम उनको एक ही बात बताते हैं, जो हमने देखा हुआ है उसके बाहर की दुनिया उनको देखने नहीं देते हैं। हम उनको केवल, जैसे मैं बिहार का उदाहरण देता हूं, झारखंड भी पहले बिहार में था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लगातार दशकों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी से एक ही बात बताया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इससे कुछ ज्यादा प्रतिभा किसी बच्चे में देखती है तो आईएएस बनना है। इसलिए भारत में सर्वाधिक संख्या में आईएएस बने बिहार से, और दूसरे नंबर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। तो आप चाहे केरला चले जाएंगे, कश्मीर चले जाएंगे, आपको आईएएस ऑफिसर बिहार का मिलेगा। और कई बार जैसे मुझे कई मिले ऐसे आईएएस ऑफिसर कि बिहार में उनका सरनेम कुछ था, और दिल्ली में जब वो आईएएस ऑफिसर बन गए या पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना नाम दिल्ली के हिसाब से सरनेम रख लिया। जैसे यहाँ शर्मा थे, वहां त्यागी बन गए। तो ऐसे भी बहुत सारे मिलते हैं। तो उन्होंने अपने आप को परिवेश के अनुसार ढाल लिया वहां जाके। लेकिन बिहार के लोग बड़ी संख्या में आपको आईएएस मिलेंगे। अब मैं ये चर्चा आलोचना की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि पेरेंट्स को एक आउटलुक रखना चाहिए कि हमने जो दुनिया देख ली है वो तो दिखा दीजिए बच्चों को, वो तो समझा दीजिए कि भैया हमने तो इतनी ही दुनिया देखी है। लेकिन उनके सोच पर कहीं फैमिली प्लानिंग जैसा वो ऑपरेशन मत करिए, उनको दुनिया देखने दीजिए। अब जैसे अभी सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज वाले हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं लीडरशिप करके। उनके लीडरशिप के प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको उसमें भी बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। वो जो देश में सफल लोग हैं, जिन्होंने इनोवेटिव इंटरप्रेन्योरशिप किया है और धीरे धीरे इंटरप्रेन्योर बन के आए, और बाद में उस फील्ड को उन्होंने लीड किया, नया एक व्यापार क्षेत्र खड़ा किया, इनोवेटिव आइडिया लेकर के आगे बढ़े। कई गृहिणियों के उदाहरण उसमें देखने को मिलते हैं कि गृहिणियां घर में खाली रहती है तो आमतौर पर ये कहा जाता है, मैं गृहिणियों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, केवल बात रख रहा हूँ, बात कहने के लिए कहना जरूरी है। तो आदमी कहता है कि जो खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब व्यक्ति, अब गृहिणी घर में खाली है, सुबह शाम के काम के बाद बच्चे स्कूल चले गए, पति को जॉब के लिए भेज दिया, तो खाली है तो क्या करे। तो कुछ खुराफात भी दिमाग में आ सकता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी आ सकती है, कुछ आदमी दावपेच भी सीख सकता है। तो उससे क्या होता है कि उससे रचनात्मकता नहीं आती, उनके टैलेंट का, उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं होता। तो ये समस्या प्रायः बहुत सारे घरों में गृहिणियों के सामने आती है। इसका समाधान भी बहुत सारे लोगों ने निकाला कि चलो मेरे खाली समय में कुछ करूं।
तो करते 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 अब जैसे मैं इंदू जी का आपका ही उदाहरण बताता हूं कि आपने शुरुआत में एक यूट्यूब चैनल चला के अपना मैथिली भाषा के लिखे हुए गीतों का गायन आरंभ किया और धीरे धीरे वो चैनल मोनेटाइज हो गया। आप पता नहीं आपने शायद उस पर ध्यान देना कम कर दिया है, क्योंकि अभी एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे तो मैंने आपका उदाहरण दिया था, आपके चैनल का एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लिंक दीजिए, तो मैंने उनको लिंक दिया, तो बोला ये चैनल तो आजकल एक्टिव नहीं है, इस पर कंटेंट नहीं आ रहा है। तो मैं ये बात इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि यूट्यूब पर कुछ क्रिएटिव चीजें डालना ये भी एक रोजगार का क्षेत्र हो सकता है, ये भी एक रोजगार का मामला हो सकता है। और आप अपने आसपास जहां भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, वन क्षेत्र में रहते हैं, सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे संसाधन होते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज का जरा अध्ययन करिए कि आपके आसपास क्या क्या है, उनका आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। आप देखिए प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीजें, उनका प्रोसेसिंग करते ही उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, उसकी आर्थिक आर्थिक गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो वैट है उसका अर्थ ही है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडिशन करते ही वो व्यक्ति आर्थिक वो सामान जो है, कोई भी प्राकृतिक सामान, उसमें वैल्यू ऐड करते ही, वैल्यू उसका चेंज करते ही वो बाजार में प्रॉफिटेबल एक मटेरियल बन जाता है। तो आप वैल्यू एडिशन की सोचिए, जो सेट रोजगार है केवल उतना ही मत सोचिए। जैसे मैं छोटे छोटे उदाहरण कुछ बताता हूं, कुछ परंपरागत रोजगार के बारे में भी बात करता हूं और कुछ नॉन कन्वेंशनल बातों रोजगार के बारे में भी बातें करता हूं। अब जैसे देखिए परंपरागत रोजगार जो हमारे देश में थे, जो पॉपुलर रोजगार थे, जो सब लोग जानते हैं, वहां से शुरू करता हूं। पॉपुलर रोजगार था, एक जाति हमारे देश में हुआ करती थी कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जाति। वो मिट्टी के गुणवत्ता को पहचानती थी, मिट्टी की बड़ी गजब की पहचान थी। वो पहचान शायद कृषि वैज्ञानिकों के पास भी आज नहीं है। और उनको पता था कि कौन से मिट्टी से कौन सा बर्तन बनेगा, कितना अच्छा इसमें, कितनी अच्छी इसमें चिकनाहट होगी, कितना ये मिट्टी टिकाऊ होगा, कौन सी मिट्टी का बर्तन टिकेगा नहीं टिकेगा, कौन अच्छे से पकेगा नहीं पकेगा, उनको बड़ा अच्छा आइडिया था। तो वो जो मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे, वो चाक पर बनाते थे। चाक ऐसे लकड़ी के एक इसे घुमाते थे डंडे से, और स्पीड पकड़ाने के बाद वो फिर अपना मिट्टी का बर्तन बनाते थे। आजकल ये डीजे का चलन गांवों में भी खूब हो गया है, तो थोड़ा सा शायद रुकना पड़ रहा है उसके पार होते तक। यद्यपि ये प्रतिबंधित है यहाँ झारखंड में, हाँ, लेकिन फिर भी खूब धड़ल्ले से उपयोग होता है। अब वो चला गया दूर। हाँ, तो अब वो मिट्टी के जो बर्तन थे, अब भारत सरकार ने थोड़ा सा सरकार में बैठे लोगों ने या जनता ने उसमें प्रयोग किया कि वो जो कुम्हार का चाक था उसमें एक मोटर जोड़ दिया, वो मोटर से रोटेट होने लग गया। अब जो मोटर से रोटेट होने के कारण बार बार जो उसको ऐसे घुमाना पड़ता था, लकड़ी का ये लगा करके, डंडा लगा के, स्पीड पकड़ा के, फिर वो स्पीड में आने, चाक जब स्पीड में आ जाता था तो उस पर मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाया करते थे। अब वो जब कंटिन्यूअस चलता है तो उनको घुमाने वाला टाइम बच जाता है, उतने ही समय में वो मिट्टी के कई गुना बर्तन ज्यादा बना लेते हैं, यानी कम समय में उत्पादकता बढ़ जाती है। तो तकनीक का विकास हर युग में होता रहा है, हर युग में होता रहा है। ऐसा नहीं कि आज के मशीनी युग में ही केवल तकनीक में परिवर्तन हो रहा है या चीजें इंप्रूव हो रही है, पहले भी होता रहता था। तो जो परंपरागत व्यवसाय वाले लोग हैं, उनको बाजार में जो नई प्रकार की तकनीकें आ रही है, नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजीज हैं, उनके सदुपयोग का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे मिट्टी के काम में एक और नई चीज आ गई है, जो मैं दिल्ली और जैसे महानगरों के आसपास लोगों को देख रहा हूँ, हरियाणा में भी जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो मिट्टी को फिल्टर करने की मशीनें आ गई हैं आजकल। तो पहले क्या था कि मिट्टी उठा के लाते थे तो मिट्टी में रेत कुछ अंश तक होता है, कहीं कहीं मिट्टी में कंकड़ भी होता है। मिट्टी में कंकड़ रह गया तो वहां से घड़ा फूट जाता है, वहां से वो मिट्टी का बर्तन फूट जाता है। कभी वो गर्मी के दिनों में मिट्टी के तापमान को सोखने की क्षमता और कंकड़ में तापमान को, रेत में तापमान को सोखने की क्षमता में अंतर होता है। रेत जल्दी गर्म होता है, मिट्टी देर से गर्म होता है। रेत जल्दी ठंडा होगा, मिट्टी देर से ठंडा होगा। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस का रहता है उसके कारण से घड़ा दरक जाता है, फट जाता है। तो उसका नया तरीका लोगों ने निकाला कि मिट्टी को
पीस करके चालने का उन्होंने प्रोसेस निकाला, और मशीन से चालने का, तो कम समय में मिट्टी छन जाता है, उसमें से रेत और कंकड़ निकाल लेते हैं और फिर उसको गूंथ करके उससे बर्तन बनाते हैं। तो बड़ी अच्छी चिकनाहट और स्ट्रेंथ उसमें होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि परंपरागत व्यवसाय वालों को भी नई तकनीक की ओर सोचना चाहिए। अब जैसे पहले जूते बनाने का काम परंपरागत रूप से हमारे देश में कई जातियों के लोग करते थे। राजस्थान में जूते का और चमड़े का कारोबार करने वाले लगभग 4-5 जातियां हैं। अन्य क्षेत्रों में एक आध जातियां हैं। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है उसके तहत जातियों का नाम लेने पर भी बड़ा झंझट हो जाता है। मैं केवल व्यवसाय की बात कर रहा हूं। तो अब वो पूरा जो चमड़े का काम था देश भर में बंद हो गया। कम्युनिस्टों ने हो हल्ला मचाया केवल ये कह के, अरे तुम्हें तो बड़ा छोटा काम पकड़ा दिया है, तुम्हें तुच्छ समझ करके एक खराब काम पकड़ा दिया। अभी ठीक है, मान लिया कि तुच्छ काम था और खराब था, तो वो बंद हो जाना चाहिए था। जब परंपरागत रूप से जो काम करते थे उन्होंने छोड़ दिया वो काम, तो काम अगर खराब था तो बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन जूते तो बिकते हैं। जूता बना कौन रहा है? तो एडिडास बना रहा है, नाइकी बना रहा है, वो वुडलैंड बना रहा है, रिबॉक बना रहा है, बाटा बना रहा है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, प्यूमा है, ऐसे और भी छोटे छोटे, कैंपस, और वो स्कूल के ड्रेसेस बनाने से जो फेमस हुआ एक्शन, ऐसे बहुत सारे लोअर सेक्शन के भी, हायर सेक्शन के भी बहुत सारे कंपनियों के ब्रांड है बाजार में। ली कूपर है, तो और भी महंगे महंगे ब्रांड्स हैं। आजकल स्केचर्स के भी जूते चप्पल बड़े महंगे मिलते हैं। तो ये धंधा तो चल रहा है, लेकिन हमारे लोगों के हाथ से छिन गया। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में ये व्यापार चला गया, और ये अरबों खरबों का व्यापार है। वो अरबों खरबों का व्यापार हमारे लोगों के हाथों में था। हमारे देश के लोग समृद्ध थे, वो एंटरप्रेन्योर थे, उनके हाथ का अपना धंधा था, अपना रोजगार था, उसके मालिक थे। तो अब लोहे का काम जो भट्टियों में लोहे बनाया करते थे, भट्टियों को हमने इम्प्रोवाइज नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, और वो उसके कारण से धीरे धीरे उनकी उत्पादकता घटती गई। बाजार के गति के साथ वो तालमेल नहीं बिठा पाए। तो मैं ढूंढ रहा था, अभी ग्रामीण क्षेत्र में मुझे थोड़े दिन अभी रुकने का मेरे गांव में मौका मिला। मैं ढूंढ रहा था कितने लोगों के पास वो लोहे की भट्टी अभी बची हुई है। तो बहुत कम गांवों में वो भट्टी बची हुई है। अगर आप 20 गांव में घूमेंगे जहां लुहार जाति के लोग थे, तो मुश्किल से आपको एक आध गांव में कोई इक्का दुक्का व्यक्ति मिलेगा जिसके पास अभी भट्टी बची हुई है। तो पुरानी तकनीक समाप्त हो गई। यानी पुरानी तकनीक को खराब नहीं थी, वो चमड़े की वो एक बैग रहता था और उसको ऐसे खींचते थे रस्सी से, तो उसमें से हवा निकलता था और उससे वो कोयला जलता था, उसमें फिर लोहे का सब काम करते थे। अब उसमें नई तकनीक अगर जोड़ लें, वो हवा मारने की एक मशीन जोड़ लें, एक फैन लगा दे, तो उससे वो अपने आप एक पाइप से होकर के, ऐसा टेक्निक अब बहुत सारा कुछ है। तो वो पुरानी भट्टी भी आप कामयाब हो सकती है, उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, अब जैसे आप नाई की दुकान में ही जाएंगे तो आज बहुत प्रकार की मशीनें आ गई। ऐसे मशीन है जिसमें आप नंबर सेट कर लेते हैं, 0 नंबर 1 2 3, और उसी हिसाब से उतने ही बड़े बड़े बाल आप काट सकते हैं। कितना नंबर रखना है, साइड में 0 नंबर रखना है या 1 नंबर रखना है। तो आज ऐसे अलग अलग डिजाइन से बाल काट रहे, मशीन से काट रहे हैं। मशीन से दाढ़ी भी बना लेते हैं, दाढ़ी बनाने वाली मशीनों का। तो मेरे कहने का अर्थ है ये है कि आप अपने परंपरागत धंधों में भी नई तकनीक जोड़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैं उदाहरण समझने के लिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही आप करें, किंतु एक समझने के लिए मेरे पास गांव का एक लड़का आज के 10 साल पहले आया, 7-8 साल पहले। उसने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, मैंने बीएससी कर लिया है, कोई रोजगार मिला नहीं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह दिए, उसमें सफलता नहीं मिली, तो मैं क्या करूं। तो आजकल बच्चे क्या है कि थोड़ा आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मुझे बड़ा बनना चाहिए। सोचना भी खराब नहीं है, अच्छा ही है, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। किंतु आगे बढ़ने के लिए लॉन्चिंग पैड भी चाहिए। तो लॉन्चिंग पैड कैसे? तो एक तो चाहिए पूंजी। पहला तो लॉन्चिंग पैड पूंजी होता है। अगर आपके हाथ में पूंजी है तो आप कोई बड़ा कारोबार कर सकते हैं, जितनी बड़ी पूंजी उतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास पूंजी नहीं है, आप निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, तो फिर गुणवत्ता, क्वालिटी आपके पास कोई किसी भी विषय को लेकर इतनी अच्छी हो कि आप मार्केट में धमाल मचा सकते हो, उतनी अच्छी क्वालिटी कोई दे ही नहीं सकता। अच्छा, क्वालिटी के साथ साथ फिर प्योरिटी चाहिए। क्वालिटी में मिलावट हो जाती है तो क्वालिटी खत्म हो जाती है। जैसे एक जमाने में
कभी घी की दुकान लिखते थे, बाजारों में घी की दुकान लिखते थे। बाद में उसने लिखा जाने लग गया देसी घी की दुकान। अब उसमें लिखा जाने लग गया कई जगह कि देसी गाय की घी की दुकान। यानी घी भी देसी नहीं रही और गाय भी देसी नहीं रही। तो अब गाय भी दोगला हो गई, गाय भी जर्सी हो गई और फिर घी में भी मिलावट हो गई। तो ये बदलते जो पैमाने हैं, पैरामीटर से है, ये बाजार में बड़ा शिफ्ट हो रहा है तेजी से। आज किसी को, मैं अभी ढूंढ रहा था, मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ, मैं उनकी सेवा के लिए गांव में रुका हुआ हूं, पिछले 3 महीने हो गए मुझे। तो मैं गांव में घी ढूंढ रहा था कि मुझे प्योर देसी गाय की ओरिजिनल घी मिल जाए, तो दुर्भाग्य से नहीं मिल रही, क्योंकि प्योर देसी गाय लोगों के पास है नहीं। और जिनके पास है भी तो उनको रातों रात अमीर बनने की लालसा होने के कारण से वो उसमें मिलावट करते हैं। बाजार से कोई सस्ता घी लाके मिला दिया, कभी उसमें पीले रंग का आलू मसल दिया, तो वो 2-4 दिन तो बेचारा धोखे में रह जाता है जिसने खरीदा। मैं ये टेक्निक नहीं बता रहा हूं चोरी करने के, लेकिन लोग बाग ऐसे फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, फॉर्जरी कर रहे हैं, तो उसके कारण से समाज में विश्वसनीयता नहीं है, समाज में विश्वास का अभाव हो गया है। तो यदि आपने, मान लो देसी गाय आपके पास है और देसी गाय का प्योर घी, और आपने उसकी अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने मार्केटिंग की और ओरिजिनलिटी बनाए रखी, क्वालिटी बनाए रखी, तो पूरे देश में उसी उसी प्रोडक्ट को लेकर आप धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में वैल्यू है। और जो घी है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स वगैरह के जो कानून है उसके भी, उसमें भी कहीं आड़े नहीं आता, क्योंकि घी खान पान की वस्तु है। तो आप कहीं भी ड्रग वाले मामले में भी कोई बाधा नहीं है आपको। खान पान की चीजें हैं, जैसे हम घरेलू चीजें खाते पीते हैं, उन्हीं की कैटेगरी में एडिबल मटेरियल में आता है, खाद्य पदार्थों में आता है। तो मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं। अब जैसे मेरे पास वो लड़का आया और मुझे पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने उसको 7-8 रोजगार के क्षेत्र बताए। मैंने उसको करीब 25-30 प्रकार के अचार बनाने की पद्धति बताई। मैंने कहा हम लोग जब जाते हैं बाजार में, तो चूंकि हम लोगों ने अपने माँ के हाथ से, दादी के हाथ से, नानी के हाथ का बना हुआ अचार खाया है, और अचार जो खाया है वो अद्भुत अचार होता था। वैसा अचार बाजार में आज किसी भी ब्रांड का नहीं है। टॉप्स के अचार हो या किसी के भी अचार हो, वो क्वालिटी किसी के पास है ही नहीं। अगर मान लो वो दादी नानी के हाथ के अचार वाली क्वालिटी आप बनवा के लाए गांव से, तो गांव की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। वो अचार बनाने उनको आता है, लेकिन वो बेचारी इतनी होशियार नहीं है, इतनी तेज नहीं है कि वो मार्केटिंग कर सके, या ग्रामीण जनपदों में बाजार नहीं है कि जहां वो बेच सके। आपने क्वालिटी का अचार बनाया, बनाकर पैकिंग की, और छोटे छोटे कम माप के 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के पैक में आपने उपलब्ध कराया बाजार में, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध कराया। और एक बार 2 बार तो लोग शक संदेह की दृष्टि से हर एक प्रोडक्ट को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनको क्वालिटी मिलती है तो उसको पिक करते हैं लोग। आपकी डिमांड बढ़ी तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। अब जैसे हमारी बातचीत में इंदु जी बता रही थी कि उनके एक जानकार जज साहब के पुत्र थे, उन्होंने कुछ खाद्य सामग्रियों का निर्माण शुरू किया, तो आज वो ऑर्डर पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इतना उनका डिमांड है। पीछे वो चर्चा कर रही थी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप ऐसे छोटे आसपास की चीजों को देख सकते हैं। मैंने उसको दूध के व्यापार के बारे में भी बताया था। तो दूध का व्यापार उसने तो नहीं किया, लेकिन उसने जिन जिन लोगों से चर्चा की थी उनमें से एक लड़के ने दूध का व्यापार पिक कर लिया, और अभी भी दूध का कलेक्शन सेंटर वो चलाता है बगल में। मतलब मैंने जिसको बताया उसने नहीं किया, उसने जिनको बताया उसमें से किसी ने कर लिया, और एक व्यापार उसका खड़ा हो गया। अब एक दूध का कलेक्शन सेंटर था, वहां 2-2 दूध के कलेक्शन सेंटर खुल गए। आइडिया मैंने ही दिया था उसको, लेकिन मैं उसका प्रोप्राइटरी राइट लेने नहीं जा रहा हूं कि मैंने आइडिया दिया था। अब जैसे मैंने उसको आटा चक्की का कंसेप्ट दिया, और मैंने बोला कि 1 नंबर में करो, बिजली कनेक्शन बाजाप्ता लेके करो, और आटा चक्की का लाइसेंस लेके करो, और फिक्स मूल्य रखो, मूल्य में फ्लेक्सिबिलिटी मत रखो प्राइस में, और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। व्यापारी को अच्छा व्यवहार करने आना चाहिए, और घालमेल मत करो, कोई मिलावट मत करो। तो वो लड़का आज आटा चक्की से उसने शुरुआत की, और गांव में रहते हुए 50,000 प्लस रुपए कमा लेता है। क्योंकि आटा चक्की चलाते चलाते उसने कुछ और भी साथ में व्यापार शुरू किए। जब उसके पास पैसा कुछ इकट्ठा होना शुरू हुआ, फिर उसने एक 4 व्हीलर खरीद लिया, तो उससे भी कमा लेता है। ऐसे करके उसने 50,000 प्लस की आमदनी खड़ी कर ली गांव में रहते हुए।
तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि पशुपालन भी उसमें एक अच्छा रोजगार का अवसर है। पशु भी कई प्रकार के हैं, सबके पालन हो सकते हैं। आजकल मुर्गा फार्म, बकरी फार्म, सुअर फार्म तो बिरला जी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी जीव जंतु घृणित होता है, खराब होता है, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। और बाजार मांस का भी है और बाजार शाकाहारी चीजों का भी है, बाजार टेक्नोलॉजिकल चीजों का भी है और बाजार फूड प्रोसेसिंग आइटम्स का भी है। अब जैसे मैं चर्चा करता रहता हूं प्रायः कि एक जमाना था, अभी भी जमाना है, घरों में लोग चटनी बनाते हैं, कई प्रकार की चटनी बनाते हैं। अब कई ऐसे कंपनियां हैं जो चटनी पैक करके बेचती हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डालती है इसलिए सड़ता नहीं है, और कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी हमारे देश में है। तो अब जैसे घी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, लेकिन महंगा प्रिजर्वेटिव है, इसलिए घी का यूज नहीं होता। तेल भी बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, लेकिन तेल को फंगस से बचाना होता है। फंगस से आपने बचा लिया, एयर टाइट पैकिंग कर दी, तो उसमें चीजें सड़ती नहीं है। तो चटनी भी बाजार में बिकता है बहुत प्रकार का। तो आपको चटनी बनाने की टेक्निक, अब चटनी बनाने की जो टेक्निक थी, वो चटनियों ने अब धीरे धीरे बाद में चल के मीठे स्वरूप में चटनी को लोग प्रोसेस करने लगे तो जैम बन गया, और उसमें नमकीन डालने लगे तो सॉस हो गया। है वो चटनी ही, चटनी को ही अलग तरीके से परोसने के तरीके हैं वो। अब वो बॉटल्स में आता है, कई पाउच में आता है। सॉस बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, खूब खाते हैं लोग। चाउमीन और मैगी के कारण से, चाइनीज फूड के कारण से सॉस का चलन खूब बढ़ गया समाज में। तो सॉस अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी पैकिंग कर रही है, तो बहुत बड़ी कंपनी जो भी पैक करेगी, मान लो दिल्ली में किसी का प्रोसेसिंग प्लांट है, तो दिल्ली में टोमेटो सॉस जो बनेगा, तो दिल्ली का टमाटर हो सकता है कि कोलकाता में किसी व्यक्ति को सूट ना करे। लेकिन अगर कोलकाता का व्यक्ति टोमेटो सॉस पैक करता है तो कोलकाता के लोगों को बहुत अच्छे से सूट करेगा। आयुर्वेद का फॉर्मूला है कि जो व्यक्ति जहां रहता है, उस क्षेत्र में जब उसको कोई व्याधि उपजती है, समस्या उपजती है, तो उस व्याधि का की औषधि भी उसी 20 किलोमीटर के दायरे में उपजता है, 20 मील के दायरे में। 20 मील शब्द का प्रयोग, यानी कि जो हमारे यहाँ कोस के पैरामीटर चलते थे, उन मतलब परंपरागत यूनिट्स में उसका वर्णन है, तो वो लगभग 20 मील का दायरा आता है। तो कहने का अर्थ है कि लोकलाइज्ड जो लोकल फूड होता है, वो व्यक्ति को ज्यादा सूट करता है, वो व्यक्ति को ज्यादा शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए मेरा ये है कि फूड प्रोसेसिंग के जितने भी प्रकार हैं, मैं पीछे जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार गई थी और भाजपा की सरकार बनी थी, तो हरियाणा में मेरे बहुत सारे अलग अलग जिलों में मित्र हैं, तो मैंने कई लोगों से कहा कि भाई हरियाणा और पंजाब तो डेवलप्ड स्टेट है, गुजरात भी कमोबेश एक डेवलप्ड स्टेट की तरह है, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जरूर पिछड़े हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र भी बहुत डेवलप्ड स्टेट है। मैंने कहा इन स्टेट्स में जहां ग्रीन रिवोल्यूशन पहली बार जिन राज्यों में हुआ, हरियाणा और पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो इन क्षेत्रों के किसान खेती के कारण से समृद्ध हैं, क्योंकि वहां खेती से जुड़ी सारी सुविधाएं जुटाई गई, सरकार प्रायोजित सुविधाएं थी सब, तो वहां के किसान संपन्न हैं। अब उन किसानों को केवल गेहूं, चावल या और उपज बेचने की आवश्यकता नहीं है, तो सरकारों को चाहिए कि वहां उन खाद्य पदार्थों की जो उपज होती है, उनकी प्रोसेसिंग के अलग अलग प्रकार से जनता को प्रोत्साहन करे प्रोसेसिंग के लिए। जैसे सूजी मैदा उसी गेहूं से बनता है, सूजी गेहूं से ही बनता है, तो जो चीजें हमारे उन्हीं अनाजों से बनता है, उसके प्रोसेसिंग के प्लांट्स बनाने के लिए, चलाने के लिए, ऐसे व्यापार चलाने की जनता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए नए प्रकार के जो जैम्स, जेलीज और सॉस इत्यादि बनते हैं, उसके लिए हम जनता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब भैया मल्टीनेशनल कंपनी ही आलू का चिप्स क्यों बेचे, केवल हल्दीराम ही भुजिया क्यों बेचे? सामान्य जनता भी तो भुजिया बना के पैक कर सकती है। हल्दीराम के तो सप्लाई 100 देशों में जाते हैं, भारत भर में उनके रेस्टोरेंट चेन, और हल्दीराम के वो जो पाउच में भुजिया है, वो देश के कोने कोने, गांव गांव के दुकानों में मिल जाता है, बीकानो, हल्दीराम ऐसे। लेकिन वो पैकिंग हम भी तो कर सकते हैं, हमारे लोग भी तो कर सकते हैं। तो केवल सरकार में नौकरी पाने की लालसा लेकर हम बढ़े, जीवन जिए,
तो मैं एक बात की ओर संकेत करता हूं, यद्यपि मुझे शुरू में ही चर्चा करनी चाहिए थी। मेरा एक आकलन है, मैंने जो समझने की कोशिश की है कि भारत के 90% युवाओं का तरुणाई सड़क पे धूल फांकते हुए व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। पूरे देश के नौजवानों की जवानी, मूल जवानी का, मुख्य जवानी का जो समय है, वो देश की सड़कों पर धूल फांकते हुए बेकार में बर्बाद हो रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ये देश पर मेरा आक्रमण नहीं है, देश के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब जब से व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए 18 साल से लेकर राज्य सरकारों ने नौकरी की सीमा 35 साल बढ़ाकर कर दी है। अब तो यूपीएससी ने भी एज लिमिट बढ़ा दी है और अटेम्प्ट्स भी बढ़ा दिए हैं। तो 18 साल से 35 साल तक पूरे भारत के युवक युवतियां फॉर्म भर रहे हैं, यहां से वहां परीक्षा देने के लिए ट्रेन में भी भीड़ बढ़ा रहे हैं, बसों में भी भीड़ बढ़ा रहे हैं। 100 पदों की भर्ती निकलती है और आवेदन आते हैं 1 करोड़। 500 पदों की भर्ती होती है, 10 करोड़ आवेदक आते हैं और सारे 10 करोड़ आवेदक, उनके फॉर्म भरने की फीस, आवागमन की फीस, सरकार के खर्चे, कितने रुपए का अपव्यय हो रहा है आप आकलन करेंगे तो ये देश की कितनी बड़ी क्षति हो रही है। ये आर्थिक क्षति छोटी है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में सुना था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर व्यक्ति की एज लॉस्ट हो गई, मैं यहां कैरेक्टर की बात नहीं ला रहा हूं, क्योंकि कहावतों को भी अभी नए जमाने में बदलने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति की आयु नष्ट हो गई, जो मुख्य वाइटल उत्पादक आयु है, वो आयु सड़क पर धूल फाकते हुए लॉस्ट हो गई, तो देश का कितना बड़ा अहित है। शिवाजी ने 14 साल की आयु में साम्राज्य स्थापित कर लिया था और हमारे 18 साल से 36 साल के नौजवान, 35 साल के नौजवान और युवतियां केवल परीक्षा देने के लिए अपने जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैरिज का भी मैरिजेबल एज और एवरेज मैरिजेबल एज शहरों में खासकर 35-36 साल में लोग विवाह कर रहे हैं। 40-60 साल में व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता, 40 साल में विवाह कर रहे हैं। जब तक बच्चे युवा होते हैं तब तक माँ बाप 70 के हो जाते हैं। न बच्चों के सपने पूरे हुए, न माँ बाप के सपने पूरे हुए। किस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं हम आखिर जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है, कल्पना का विषय है। इसलिए मैं प्रायः लोगों को कहा करता हूं कि बुढ़ापे में शादी करने का कोई अर्थ नहीं है। विवाह का संबंध आयु से है, शरीर की अवस्था से है, और इसीलिए विवाह समय से होना चाहिए, उचित समय से होना चाहिए। करियर अलग विषय है, विवाह अलग विषय है। इन दोनों को अलग करके समझना चाहिए। और करियर केवल वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, केवल सरकारी नौकरी ही करियर नहीं है। पूरे देश में जो यूथ वर्क फोर्स है हमारे पास, 18 साल से लेकर 35 साल के जो युवक युवती है, उनमें से केवल 6% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, केवल। तो 94% लोगों को फॉर्म भरने का अफीम हम क्यों पिला रहे हैं? उनको सरकारी नौकरी पाने के लिए पागल क्यों बना रहे हैं हमने उनको प्रोत्साहित क्यों नहीं किया कि स्थानीय भौतिक संसाधनों के प्रसंस्करण का प्रयत्न करके अपने रोजी रोजगार खड़े करे? हमने उनको मार्केट अवेलेबल कराने की कोशिश क्यों नहीं की? अभी कृषि बिलों के माध्यम से ये मार्केट उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई कि वो कृषि बिल वापस लेने पड़े केंद्र सरकार को, जिससे देश का भला होने वाला था, युवाओं का भला होने वाला था, कल्याण होने वाला था, वो बिल वापस लेना पड़ गया। खैर, मैं सरकारी और राजनीतिक विषयों में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि युवाओं का रोजगार उससे बड़ी चीज है, उससे आगे की बात है। तो मेरा ये कहना है, जब जैसे मैं खुद के बारे में ही थोड़ा सा बता रहा हूं, मैं अपने आप को बहुत सफल नहीं कहता। मेरा संघर्ष जारी है, मेरी संघर्ष यात्रा अभी रास्ते में ही है। फिर भी मैंने ज्योतिष शास्त्र को अपना व्यवसाय बनाया और मैं एमएससी करके निकला था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करके निकला था। जब मैंने ज्योतिष शास्त्र को अपना करियर बनाया तो लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया कि क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कर्मकांड नहीं कराते, पूजा पाठ नहीं कराते, तो ये हमारे लिए अनकन्वेंशनल काम था। मेरे गांव में भी कोई ज्योतिषी नहीं था, कोई कर्मकांडी नहीं था। लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया और मैंने उस विषय के अनुरूप चोटी इत्यादि रखना शुरू किया तो चोटी का भी बड़ा मजाक उड़ाया।
और आजकल तो गांवों में ब्राह्मण जातियों के परिवारों में जनेऊ पहनने का भी चलन कम हो गया है, चोटी रखने का भी चलन कम हो गया है, तिलक इत्यादि, और समाज ने भी ये मान लिया है कि ब्राह्मणों के लक्षण हैं, जबकि ये तो यज्ञोपवीत, तिलक, चोटी ये तो पूरे हिंदू समाज के लक्षण थे। सब जातियों के लोग ये धारण किया करते थे, लेकिन आज ब्राह्मण परिवारों में भी इसका चलन घट गया है। तो मैंने जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे बड़े उपहास के वातावरण में मैंने इस ज्ञान साधना को बढ़ाया, और आज उसके कारण से मेरी पहचान बनी। देश भर में बहुत लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ज्योतिष के कारण से। तो अब काफी लोग सीखने भी आते हैं मेरे पास, मुझसे पूछते भी हैं। और अभी मोदी जी ने जिन यूट्यूब चैनल वालों को पुरस्कृत किया है, उसमें एक व्यक्ति है जो ज्योतिष शास्त्र पर यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोज डालता है, उसको भी पुरस्कृत किया। तो उसको पुरस्कृत करते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में कुछ उदाहरण सुनाया। कहा कि जब मैं ट्रेन में यात्रा करता था, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपनी घटनाएं बताई। उन्होंने कहा मैं जब ट्रेन में यात्रा करता था और सेकंड क्लास की बोगी में बहुत भीड़ हुआ करती थी, बैठने को जगह नहीं मिलती थी, तो मैं थोड़ा समय पाकर, मौका देखकर लोगों के हाथ देखने लग जाता था, और जैसे ही हाथ देखने लग जाता था, हाथ की लकीरों के आधार पर भविष्यवाणी करने लग जाता था, तो पैसेंजर्स मुझे अपने बगल में बिठा लेते थे, मुझे बैठने की जगह मिल जाती थी। फिर बारी बारी से बहुत सारे लोग हाथ दिखाते थे, तो मेरी जगह पक्की हो जाती थी, सीट मुझे मिल जाती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने सीट पाने के लिए ट्रेनों में ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया, और आज उसको व्यापार का, व्यवसाय का एक क्षेत्र के बना रहे बहुत सारे युवा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्ञान की किसी भी विधा में आप पारंगत हो जाएं और अपना व्यवसाय बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आयुर्वेद भी हो सकता है, उसमें कर्मकांड भी हो सकता है, उसमें ज्ञान की और भी बहुत सारी विधाएं हो सकती हैं। भारत के जो शास्त्रीय ऐसे ज्ञान की परंपराएं थी, अभी विद्वानों का कहना है उनमें 800 प्रकार की विद्याएं आज भी जीवित हैं। आप उनको भी अपने रोजगार का क्षेत्र बना सकते हैं, और परंपरागत व्यवसाय जो हमारे देश में प्रचलित हैं उनमें भी आप रोजगार बना सकते हैं, क्योंकि अब तो हर जाति के लोग हर काम कर रहे हैं, तो इसमें जाति का बंधन भी नहीं है। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जिनका व्यापारीकरण नहीं हुआ है, मैं जैसे समझने के लिए कुछ बातें बताता हूँ। मेरे मिथिला में बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैथिली परिवार के जब भी कोई युवा ऐसा मिलता था, मैं टारगेट करता था जो एमबीए किया हुआ है। जब मिथिला का कोई युवक युवती मुझे मिलते थे जो एमबीए किया हुआ है, तो मैं उनको हिट करता था। मैं उनको कहता था कि भाई तुम्हारे एमबीए का अर्थ मैं तब समझूंगा जब तुम मिथिला में उपजने वाले मखाना की मार्केटिंग करो। तो मैं उनको कहता था कि मखाना पूरे देश में केवल मिथिला में होता है, पूरे दुनिया में केवल मिथिला में होता है। चाइना में मखाने की खेती होती है, लेकिन उस मखाने की क्वालिटी बहुत कमजोर है, बहुत साधारण है। यानी कि मिथिला के मखाने से तुलना करें तो उसकी क्वालिटी 7वें 8वें 10वें नंबर पर आएगी। इतना खराब, इतना साधारण क्वालिटी का मखाना मिथिला चाइना में होता है। और भारत में जो मिथिला के 6-7 जिले हैं उनको छोड़कर मखाना कहीं नहीं होता। मिथिला क्षेत्र जिनको कहा जाता है उन्हीं 7-8 जिलों में मखाने की खेती होती है। मैंने कहा उसको क्रैक करने का तरीका वही सदियों पुराना है, जिसके कारण, जिसमें समय खूब लगता है, श्रम खूब लगता है और प्रॉफिटेबल कम होता है। मिथिला में मखाना बड़े सस्ते में मिल जाता है, और बाहर आए तो मखाने की मार्केटिंग करने वाली सब कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और खूब अच्छा मार्जिन कमाती हैं। न ग्राहक को ठीक रेट पर मिलता है और ना किसान को ठीक रेट मिल पाता है। तो अगर आप मखाने की क्रैकिंग के नए तरीके निकालो, उसकी मार्केटिंग करो, उसकी प्रोसेसिंग करो, उसको अलग अलग तरीके से फ्राई करके पेश करो, तो बाजार में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, किसानों को प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, मैंने कम से कम 20-25 लोगों को इस तरीके से इस विषय को लेकर डांटा होगा पिछले 10-12 साल में, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं केवल उनको हिट इसलिए करता था कि वो उनकी चीज है, वो उसको जरा लेकर आगे आए। तो मैं कई बार लोगों को कहता था कि राजस्थान के लोगों की मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं कि राजस्थान में जो दाल बाटी चूरमा है उसकी गजब मार्केटिंग की उन लोगों ने, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसकी मार्केटिंग की। साउथ वालों की मैं प्रशंसा करता हूं कि इडली, डोसा, सांभर, इनकी बड़ी, उन्होंने दाल बड़ा, इसकी खूब मार्केटिंग की, दुनिया भर में फेमस हो गए। जलेबी लोग कहते हैं आयरलैंड से आया, लेकिन मैं कहता हूं कि जलेबी भारत का उत्पाद है। जो हमारे देश में एक वर्ग है
जो हमारे सारी चीजों को विदेशी बताने की कोशिश करता है और हमें बेवकूफ बताने की कोशिश करता है। तो जलेबी तो यूरोप में जाकर धमाल मचा गया। अगर यूरोपियन प्रोडक्ट होता तो यूरोपियन स्तर से नहीं देखते। ब्रिटेन के लंदन में लोगों ने भारत के जलेबी बनाने वाले लोगों से पूछा कि हाउ हैव यू एंटर्ड दिस जूस इन दिस पाइप। तो उन्होंने उनको लगा कि भाई ये जलेबी में इसके पाइप में अंदर जूस कैसे चला गया। अब उनको ये समझ में नहीं था अगर आयरलैंड में जलेबी बन रहा होता तो लंदन वालों के लिए आश्चर्यजनक तो चीज नहीं होती। अब ये उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं जहां तहा। हाँ, तो भारत के लोग जब जलेबी बनाने गए, वहां जलेबी बनाने लग गए लंदन के गलियों में, तो धूम मचा दिया, खूब पैसा बनाया, बड़ी बड़ी कंपनी बना ली जलेबी बेच बेच कर। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की कहानी है। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि आप छोटे छोटे चीजों को मैं बिहार के बहुत सारे लोगों को कहता रहा हूं कि भाई अड़ूसा बनता है हमारे यहाँ, जिसको अरीसा कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं अड़ूसा बोलते हैं। चावल का बनता है और अरवा चावल का बनता है, उसको गुड़ के चाण में मिला के बनाते हैं। अनरसा भी बोलते हैं। उसकी मार्केटिंग नहीं हुई दुनिया। हाँ, उसकी मार्केटिंग बिहार से बाहर कहीं नहीं हुई। हमारे यहाँ कसार बनाने की बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक थी। कसार का मतलब देसी प्रकार के लड्डू, और घी में बनता था, बहुत सारे प्रकार के मटेरियल में बनता था, उसकी कहीं मार्केटिंग नहीं हुई। हमारे यहाँ सिलाव का खाजा बड़ा फेमस है, और वो खाजा की मार्केटिंग दुनिया में कहीं नहीं हुई। हाँ, बिहार के लोगों के गलती से या उनकी विशेषताओं से लिट्टी चोखा की मार्केटिंग हो गई है। तो मेरे कहने का अर्थ है, हाँ, अब लिट्टी चोखा सारे मेट्रो सिटीज में मिलने लग गया है। आप जहां भी जाएंगे आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा। क्वालिटी जो भी मिले वो अलग विषय है, लेकिन आपको कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास भी लिट्टी चोखा मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है। हाँ, मुंबई चेन्नई में भी आपको लिट्टी चोखा मिलने लग गया। हाँ, सत्तू की मार्केटिंग हो गई। पहले सत्तू नहीं जानते थे, लेकिन सत्तू का बड़ा अच्छा विवरण आयुर्वेद के ग्रंथों में है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो खाने पीने की सामग्री है, अलग अलग राज्यों की जो खाने पीने की सामग्री है, अलग अलग राज्यों में जो परंपरागत व्यवसाय हैं, उनमें भी रोजगार के अवसर हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी प्रोसेसिंग करने के अगर आप उस पर दिमाग लगाएंगे, और कई चीजों को आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। छोटे मोटे कोई कारोबारी कहीं कुछ कर रहा है तो उससे भी आपको ट्रिक मिल जाता है, कुछ नया क्लू मिल जाता है, व्यापार मिल जाता है। आप केवल कन्वेंशनल व्यापार की ओर मत सोचिए, परंपरा जो चल रहा है उसकी ओर मत देखिए। बहती गंगा में बहने की कोशिश मत करिए। मैं कहावतों को थोड़ा बदल रहा हूं। लोग बहती गंगा में हाथ धोने की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं बहती गंगा में मत बहिए, कुछ अपनी लकीरें खींचिए। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि पुरुषार्थी जो होता है, वो उसकी कहावतें हैं, मैं कहावतों में नहीं जा रहा हूं। पुरुषार्थी जो होता है वो अपनी लकीर नहीं खींचता है। तो आप नए व्यापार के क्षेत्र ढूंढिए, नए कारोबार के क्षेत्र ढूंढिए। आपके आसपास बहुत कुछ विद्यमान है, बहुत कुछ है आजकल। तो अब जैसे मैं एक चीज खरीदता हूं, आसाराम जी की दुकान में मिलता है मुझे, उन्होंने गोबर में औषधियों को मिलाकर एक अगरबत्ती बनाई है। ऐसे लंबे लंबे उंगली की मोटाई के बराबर के स्टिक्स बनाए हैं, और उसके मिट्टी के स्टैंड उन्होंने बनाए हैं। उस अगरबत्ती को जब मैं जला, मैं प्रयोग दूसरे, उन्होंने तो साधना के लिए प्रयोग करने के लिए अगरबत्ती बनाई है, लेकिन जब मैं अपने घर में उसको जलाता हूं तो बड़ा सुखद आश्चर्य है कि गोबर और औषधियों से बना हुआ वो एक इंसेंस स्टिक है, उससे मच्छर भाग जाते हैं। तो मच्छरों को भगाने के लिए हम उस अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, और चूंकि उसमें औषधियां मिली हुई है तो नुकसान नहीं करता, उसे इरिटेशन गले में नहीं होती, खांसी या एलर्जी नहीं होती, नेचुरल चीज है। तो कहने का मतलब है वो जो इंसेंस स्टिक उन्होंने बनाया है, आप उसको ला के देख सकते हैं, टेक्निक पूछ सकते हैं, वो आप अपने घरों में भी बना सकते हैं, लोकलाइज क्षेत्रों में भी बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि लोकल प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े कंपनियों की मार्केटिंग के मटेरियल्स में भी आप व्यापार ढूंढ सकते हैं, उसको लोकली बनाकर लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मार्जिन ज्यादा रखते हैं, आप मार्जिन कम रख के बेच लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र हैं, केवल सरकार की ओर रोजगार के लिए देखना। जैसे अभी कई राज्यों में सरकार में नौकरी को लेकर उपद्रव हुए, तोड़फोड़ हुआ, अग्निवीर योजना को भी लेकर कई कोचिंग सेंटर वालों ने तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की देश भर में। तो मैं कहता हूं ये इसलिए होती है कि आप सरकारी नौकरी के लिए ही मरे जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलने में बड़ी समस्या होती है, और एक लेवल फिक्स है कि इस पे स्केल से शुरू हुआ तो इसी पे स्केल तक जाके आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन प्राइवेट काम में
निजी व्यवसाय में ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। अब जैसे अभी हम समाचार में सुन रहे थे, विचारधारा से अलग हट के परे कुछ लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं जो पटना में गांधी मैदान के पास ग्रेजुएट हैं लड़कियां, वो चाय बेचती हैं और उनके दुकान पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट चाय वाली। अब वो बड़ी फेमस है, उनका पीछे वहां के नगर निगम ने उनका स्टॉल उठा लिया था, तो वो लड़कियां लालू जी के पास गई थी, चूंकि सरकार में लालू जी थे उस समय, तो उन्होंने वो स्टॉल फिर से लगवा दिया। ये सब खबर हमने पढ़ा था। उसमें से मैंने वो खबर नहीं ली, मैंने वो राजनीति नहीं ली, मैंने लिया कि वो लड़कियां पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, उन्होंने चाय बेचने की हिम्मत की। तो ऐसे अक्षय कुमार का जहां जन्म हुआ दिल्ली में, उस गली का नाम है पराठे वाली गली। वहां कुछ पराठे वाले हैं, बड़े जमाने से 100 साल से 135 साल से दुकानें चला रहे हैं, और उनके वहां पराठा खाने खूब दूर दूर से लोग आते हैं। कई सिनेमा स्टार, कई बड़ी बड़ी हस्तियां उनके यहाँ आकर गए हैं, उन्होंने खींच खींच के अपने साथ फोटो उन्होंने लगाया हुआ दुकान में। मेरे कहने का अर्थ है, ऐसे बहुत सारी चीजें फेमस हो जाती हैं यदि आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, गुणवत्ता मेंटेन करते हैं। कभी कभी ये हल्दीराम भी जब अपने राजस्थान से निकल कर, एक प्रश्न और मन में आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग राज्यों में अपना दौरा तो कर रही है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की बात होती है तो वो पीछे हट जाती है। तो अब तक उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? रोजगार तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए इंदु जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उसमें मुख्य बात बिजली है, और कुछ कुछ व्यापार क्षेत्रों के लिए पानी की जरूरत है। तो आजकल बिजली के लिए बड़ा एक अच्छा हो गया है, भारत ने सोलर अलायंस दुनिया में बनाकर जो इनिशिएटिव लिया है, तो उसके कारण आप सोलर प्लेट्स अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, इन्वर्टर और बैटरी का जुगाड़ कर लेते हैं, तो आप बिजली की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से सोलर प्लांट इंस्टॉल कर लीजिए, आजकल उस पर सब्सिडी भी मिल रही है, और कई संस्थान हैं सरकारी जो सब्सिडी देते हैं, आप उनके द्वारा भी ले सकते हैं। और कई बार वो पावर ग्रिड से कनेक्ट करके भी आप बिजली बेच भी सकते हैं, अगर आपके पास प्लांट ज्यादा है, मतलब ज्यादा कैपेसिटी का है, तो बिजली की व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है। अब इंटरनेट और वाईफाई ये बहुत दुर्लभ चीज नहीं रह गई, अब सब जगह उपलब्ध है, सारी कंपनियां लगभग जगह सेवा उपलब्ध करा रही हैं। तो आप वाईफाई, इंटरनेट, इसकी भी जरूरत कई बार व्यापार में पड़ती है। और दूसरी बात है पानी की, तो पानी की अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करा सकते हैं, लोकल बॉडी से, सरकारी संस्थानों से भी कई बार मदद मिल जाती है, और कई बार नहीं मदद मिलती तो स्थानीय निकाय जो होते हैं, पंचायत के प्रधान इत्यादि होते हैं, या एमएलए होते हैं, कई बार उनसे भी सहायता मिल जाती है, कई बार आप व्यक्तिगत इनिशिएटिव से भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब इन्फोसिस शुरू हुआ था, जब विप्रो शुरू हुआ था, जब टीसीएस शुरू हुआ था, तो बेंगलोर में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। इन लोगों ने, ये युवा थे, पढ़ पढ़ के निकले थे आईआईटी से, और उन लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर का काम शुरू किया। धीरे धीरे उस व्यापार से सरकार को रेवेन्यू मिलने लग गई, लोकल बॉडीज को रेवेन्यूज मिलने लग गई। तो जहां कुछ आकर्षण दिखता है, जहां से बेनिफिट दिखती है, सरकारी निकायों के लोग भी वहां इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और भारत में एक सिलिकॉन वैली नया खड़ा हो गया। अमेरिका में सिलिकॉन वैली थी, भारत में बेंगलोर एक सॉफ्टवेयर सिटी के रूप में डेवलप हो गया। अब उसके बाद वो सॉफ्टवेयर सिटी पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कई शहरों तक फैल गया। अब भारत में सॉफ्टवेयर का काम पूरे देश व्यापी फैलता जा रहा है, बड़ा एक काम हो गया। भारत सॉफ्टवेयर में किंग बन गया पूरी दुनिया में। लेकिन इनिशिएटिव किसने लिया? उन 3-4 ऐसे नौजवानों ने नौकरी करना पसंद नहीं किया। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन लोगों ने सॉफ्टवेयर में अपना जीवन खपा दिया। अभी सुधा मूर्ति को तो राज्यसभा की सदस्यता भी दी गई। ये एक अलग बात है कि उनका दामाद ब्रिटेन का पीएम है, सुधा मूर्ति का, और उनकी बेटी ऋषि सुनक की पत्नी है। वो उनकी प्रसिद्धि नहीं थी, उन्होंने उसको कभी अपनी प्रसिद्धि के रूप में लिया भी नहीं। लेकिन अभी भारत सरकार ने सुधा मूर्ति के अपने जीवन भर के योगदान और कंट्रीब्यूशन का पारितोषिक दिया है उनको, राज्यसभा का सदस्य बनाकर। तो उन सब लोगों ने अपना जीवन खपाया सॉफ्टवेयर के फील्ड में, भारत को एक लीडिंग प्लेयर बनाने के लिए, वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए। और रियल में उन्हीं के प्रयत्नों के कारण से बहुत सारे युवा उस फील्ड में आए, और आज भारत सॉफ्टवेयर के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। तो हम अगर इनिशिएटिव किसी भी फील्ड में ऐसे लेते हैं,
तो धीरे 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 न केवल हम आगे बढ़ते हैं, हम देश को आगे बढ़ाते हैं, देश की पहचान हम बन जाते हैं कई बार। अब जैसे मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं, सबीर भाटिया ने HTML लैंग्वेज डेवलप किया, और HTML लैंग्वेज बनने के कारण से ही ईमेल पॉसिबल हुआ। जितने वेबसाइट्स हैं आज, सोशल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारा कुछ उसी HTML के कारण से पॉसिबल हुआ। ईमेलिंग, मैसेजिंग उसी के कारण पॉसिबल हुआ। और सबीर भाटिया ने जब इसको बनाया तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया था ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको बिल गेट्स ने खरीदा HTML को, तो सबीर भाटिया ने सोचा था कि थोड़ी मोड़ी कीमत मिलेगी। बिल गेट्स के सामने वो बैठे थे, उनका इंटरव्यू हमने सुना था BBC पर। तो सबीर भाटिया ने कहा कि जब बिल गेट्स ने मुझे कीमत बताई तो मैं तो सोच रहा था कि इतनी बड़ी कीमत मुझे मिल रही है, तो मैं मौन हो गया, स्तब्ध था इसलिए। लेकिन बिल गेट्स को लगा कि शायद ये इस कीमत में देगा नहीं, तो मेरी मौन को उन्होंने नो समझ लिया और फिर कीमत कई गुना बढ़ाकर दोबारा बोली। तो मैं फिर शॉक्ड था और मैं फिर कुछ देर तक नहीं बोल पाया, तो उनको लगा कि शायद इस कीमत में भी नहीं देगा, तो उन्होंने और भी कीमत बढ़ा के बताई और उनको इतनी कीमत मिली जो उन्होंने सोचा नहीं था। और उसके कारण से बिल गेट्स की कंपनी कहां से कहां माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गई, उसे HTML का लाभ उसको मिला। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सबीर भाटिया वाज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ने एक अच्छा काम किया, अच्छी क्वालिटी लेकर आया, अच्छा प्रोडक्ट लेकर आया और दुनिया उसके कारण से बदल गई। सबीर भाटिया का बहुत बड़ा नाम है। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि चाहे आपके अंदर आर्ट हो, क्राफ्ट हो, कोई नई कारीगरी हो, कुछ नया हुनर हो, आप उसको लेकर आइए, सामने लेकर आइए। आज यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और शॉर्ट्स, आजकल शॉर्ट वीडियोस खूब बनते हैं, और उसमें क्वालिटी लेकर आइए, फूहड़पन लेकर मत आइए, भोंडापन लेकर मत आइए। समाज को खराब करने में अपना योगदान मत करिए, समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपनी क्वालिटी से कंट्रीब्यूट करिए समाज को। तो न केवल आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आप देश की पहचान बन सकते हैं, आप भारत के इकोनॉमी की पहचान बन सकते हैं। तो आप अपने आसपास जरा देखना शुरू करिए, अपने संसाधनों की ओर देखना शुरू करिए, परंपरागत कार्यों की ओर देखना शुरू करिए, नॉन कन्वेंशनल काम क्या, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं। आप सरकार की ओर केवल रोजगार के लिए मत देखिए, दुनिया खुली है। जैसे मैं एक बात इसमें और जोड़ता हूं इंदू जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा पब्लिश करने के लिए एक पेज बनाया और उस पर उन्होंने आमंत्रित किया कि हम एजेंडा में क्या क्या डालें, आप हमें सुझाव दीजिए। तो मैंने उसमें क्या सुझाव दिया आपको बताता हूं। मैंने उसमें पहला लाइन लिखा कि ब्रेन ड्रेन का रोना बंद करिए, क्योंकि भारत के पास ब्रेन है। अगर ब्रेन भारत के पास है तो भारत सप्लाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुनिया के लोगों के पास ब्रेन कम है, हमारे पास ब्रेन अधिक है, तो लेट अस ट्राई टू सप्लाई द ब्रेन। मैंने ये लिखा उसमें, और मैंने कहा हमारे पास 4 IIT क्यों है, हम देश के सारे राज्यों में IIT क्यों नहीं बनाते? हमारे पास इतना बड़ा यूथ है जो इंजीनियर बनना चाहता है, हम उसको सीटों की संख्या फिक्स करके क्यों रखे हुए हैं? हम राज्य में हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा हर राज्य में एक IIT होना चाहिए, हर रीजनल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए। हमारे इंजीनियर्स की डिमांड पूरी दुनिया में है, हम इंजीनियर सप्लाई क्यों नहीं करते? हम इंजीनियर सप्लाई करने वाली कंट्री क्यों नहीं बनते? मैंने कहा कि हम IIM फिक्स किए हुए हैं, 3-4-5 चीज IIM है हमारे पास, हम IIM हर राज्य में हमें बनाना चाहिए। हमारे मैनेजमेंट स्किल को दुनिया भर में प्लेटफॉर्म मिल रहा है, दुनिया के लोग चाहते हैं कि भारत के बच्चे, भारत के लड़के लड़कियां आए और हमारे यहाँ काम करें, हम क्यों सप्लाई नहीं करते? मैंने कहा कि हम एम्स एक ही बनाकर क्यों बैठे हैं, हम देश के हर राज्य में एम्स क्यों नहीं बनाते? तो मैंने उस समय प्रस्ताव दिया कि एम्स हर राज्य में बनना चाहिए, IIM हर राज्य में बनना चाहिए, और बड़े राज्यों में कई बनने चाहिए, छोटे राज्यों में एक से काम चल जाएगा। IIT हर राज्य में बनना चाहिए और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए, BEd के प्रशिक्षण के कॉलेज बनने चाहिए। और उसके कारण से हम यूथ को अधिक संख्या में जब तैयार करेंगे तो दुनिया भर में खुली फील्ड है, हम उनको जाने दें। केवल दुनिया में अपने बच्चों को भेजने का फायदा ये होगा कि हमारे बच्चे जब विदेशों में जाते हैं तो भारत की संस्कृति के फ्री के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते हैं। भारत की संस्कृति हमारे बच्चों के जीवन में, व्यवहार में, आचरण में झलकता है, और जब भारत को देखते हैं उनके जीवन में, व्यवहार में,
तो उनको अच्छा लगता है, वो सीखने की कोशिश करते हैं भारत के लोगों से। भारत के बच्चों में एक और खास बात है कि जब इंग्लैंड का आदमी, यूरोप के किसी देश का आदमी, अमेरिका का, अफ्रीका का आदमी जब नौकरी करता है तो काम करता है, अपने से मतलब रखता है, वो आसपास वालों से की चिंता नहीं करता। लेकिन भारत के बच्चे जाते हैं तो पास पड़ोस वालों से हाल समाचार पूछते हैं, अपने आसपास रहने वालों से हाल समाचार, साथ में काम करने वालों से हाल समाचार पूछते हैं। हाल समाचार पूछने मात्र से कई बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, और इसके कारण से, उनके केयरिंग एटीट्यूड के कारण से वो बड़े पॉपुलर होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और भारत के लोगों की एक और विशेषता है, अपने गांव में रहेगा तो शायद काम नहीं करेगा, लेकिन जब बाहर जाता है तो बहुत मेहनत करके गधों की तरह खट के काम करता है, घोड़ों की तरह दौड़ता है। मैं जानवरों से कि तू उपमा दे के अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी विशेषता बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आम तौर पर आकलन है यूरोपियंस का कि भारत का एक यूथ आता है तो 2.5 लोगों की नौकरी खा जाता है। 2.5 लोगों के बराबर काम एक व्यक्ति अकेला कर देता है। भारत के लोगों की इतनी स्टेमिना है, इतना काम करने का दम और क्षमता है, तो इसीलिए उनको काम हम लोगों को, हमारे यूथ को प्रशिक्षण देकर, पढ़ा लिखा कर विदेश में जाने के लिए छोड़ना चाहिए। केवल पढ़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए जाने देना चाहिए। और जब वहां जाता है व्यक्ति, कमाता है, तो अपने परिजनों को विदेशी मुद्रा भेजता है, तो हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। और रेन्यूमरेशन जो होता है, इससे फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसलिए भारत से ब्रेन ड्रेन का रोना बंद करके भारत के बच्चों को विदेश जाने देना चाहिए। खुले आसमान में उनको उड़ने की छूट देनी चाहिए। और ब्रेन ड्रेन की बातें बीते जमाने की बात हो गई। हमारे एक बात और है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां का जो डॉक्टर है, यूरोप का जो डॉक्टर है, वो कंट्री साइड यानी गांव में ड्यूटी करने नहीं जाना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जब यहाँ से चले जाते हैं नौकरी करने, तो उनको गांव में भेज दो, जंगल पर भेज दो, हिमालय पर भेज दो, या किसी पहाड़ पर भेज दो ड्यूटी करने के लिए, वो शहर चले जाते हैं और जाकर बड़े अच्छे से रोगी की देखभाल अपने भाई बहनों और माता पिता के तरह, जैसे हम सेवा करने के आदी है, उस प्रकार से करते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स वहां बहुत पॉपुलर हैं। वहां हमारे डॉक्टर्स की डिमांड है तो डॉक्टर सप्लाई करें। तो मैंने कहा कि भारत में केवल अगर युवाओं को बंद करके रखेंगे तो भारत के अभी भी प्रोडक्शन रेट भारत में ज्यादा है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। आप किसी एक राज्य का भी देख लेंगे तो आपको आश्चर्यजनक आंकड़े मिलेंगे। तो जब हमारे पास आबादी अधिक है, जनसंख्या अधिक है, हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, दुनिया में जनसंख्या में हम नंबर 1 हैं और स्किल्ड है, ब्रेन वाले लोग हैं, बुद्धिमान यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, तो बुद्धिमत्ता को दुनिया में जाने दीजिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने दीजिए। पहले के जमाने में भी हमारे लोग दुनिया में जाते थे, अपने ज्ञान का प्रसार करते थे, आर्थिक व्यापार भी करते थे। एक समय में पूरे दुनिया के व्यापार के 80% हिस्से पर हमारा कब्जा था, तो हम उसको रोक क्यों रहे हैं? तो व्यापार भी करने दीजिए, नौकरी भी करने दीजिए, जाने दीजिए, अपने स्किल के साथ लोगों को करने दीजिए। जितने लोग विदेश में जाएंगे उतने लोगों के लिए रोजगार यहाँ भारत में उपलब्ध रहेगा, बढ़ेगा। तो एक ये भी क्षेत्र है और मेरे उस सुझाव को भारत सरकार ने यानी भाजपा ने माना, एजेंडा में डाला और आज मैं देख रहा हूं कि जिले जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहे हैं और सब जगह पढ़ाइयां, सेशन शुरू हो चुके हैं। अब जो भारत ब्रेन की सप्लाई करेगा दुनिया में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर होगा भारत के लिए। तो मेरे कहने का यह अर्थ है कि सोचने का तरीका बदलना चाहिए। केवल सरकारों पर आश्रित होकर जीने की नहीं सोचनी चाहिए, केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं सोचनी चाहिए। बहुत सारे, अब जैसे मोदी जी पकौड़ा बनाने की बात जब कर रहे थे तो विपक्ष के लोग उसमें आय के साधन या रोजगार नहीं देख रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। इसका मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि देश के लोग सेट रोजगार के पीछे दौड़े और अपनी जवानी खराब करें। मैं कहता हूं, हमारे गांव में कहावत थी, 20 विद्या 30 धन, यानी 20 बरस में विद्या प्राप्त कर लो, 30 बरस में धन कमा लो। अब 30 बरस तक तो साहब आप आवेदन देते फिर रहे हैं, आप अप्लाई करते फिर रहे हैं, एग्जाम देते फिर रहे हैं, तो कमाओगे कब? फिर शादी करोगे कब? बच्चे कब पैदा होंगे? जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक आप चल निकलोगे दुनिया से। तो ना बच्चों का सुख मिला, ना आपको ना बच्चों को आपका सुख मिला। तो कुल मिलाकर सब कुछ का एक समय होता है, उस समय की परिधि में पढ़ाई भी करिए, कमाई भी करिए, जीवन भी, घर परिवार भी बसाइए और खुशहाल आप रहेंगे तो देश खुशहाल होगा। आपकी प्रगति से देश आगे बढ़ेगा। और देश को अगर हमें तीसरे, दूसरे और पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो पूरे देश के लोगों की उत्पादकता से, प्रोडक्टिविटी से ही देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और सच में बहुत अच्छा आइडिया हमारे युवकों को मिला होगा। और फिर हम लोग बाजारवाद को लेकर अगले सप्ताह जुड़ेंगे और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।